दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सामने मौजूद होने के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को बताएंगे दोस्तों। खुद का जाल में फंस गई भारतीय जनता पार्टी और रातों रात एसआईआर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े जाने को लेकर पहुंच गए अचानक से चुनाव आयोग के दफ्तर। बताएंगे क्या है पूरा मामला, किस तरीके से बीएलओ ने बीजेपी के एसआईआर के गेम को ही पलट डाला। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह से अचानक से विधायकों के गायब होने की खबर सामने आ रही है। बताएंगे डिटेल में क्या है मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अचानक से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के दबाव में आयोग को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है। बताएंगे कौन सा ये बड़ा फैसला है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर सरकार गिराने की चल रही साजिश के बीच में डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों बताएंगे क्या बोल रहे हैं वो, और बीजेपी की सरकार के नए जासूसी तंत्र के इस्तेमाल को लेकर इंडिया गठबंधन ने जोरदार तरीके की प्रतिक्रिया दी है। बताएंगे किस तरीके से फोन के अंदर एक बड़ी जासूसी की बड़ी तैयारी चल रही है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में बीजेपी की एसआईआर वाली बिहार वाली मुहिम नहीं चलने दी जाएगी और बंगाल में एकदम मामला उल्टा पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अब तक एसआईआर कराओ का जाप जप रही भारतीय जनता पार्टी अचानक से मामले पर पलटी मारने लगी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से रातों रात 1 करोड़ 25 लाख लोगों के नाम दर्ज किए गए। यह आरोप भाजपा के बड़े नेता का है। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के कार्यालय पहुंचकर उन्होंने इन नामों का पूर्ण ऑडिट कराने की मांग की है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 26 से लेकर 28 नवंबर यानी केवल एक रात के अंदर स्पेशल रोल ऑब्जर्वर यानी एसआरओ की नियुक्ति से पहले डेटा एंट्री के जरिए नाम दर्ज किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भ्रष्टाचार में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ और एडिशनल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी एईआरओ शामिल है। विस्फोटक दावा में बताया गया है कि प्रशांत किशोर की संस्थान यानी जो आईपैक संस्थान है उसने प्रशासन के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा खेला किया है। यानी बीजेपी की माने तो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख यानी 125 करोड़ के आसपास मतदाता के नाम रातों रात वोटर लिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि एसआईआर को लेकर इससे पहले बीजेपी के लोग गाना गा रहे थे और कह रहे थे कि एसआईआर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन जब अब यहाँ पर एसआईआर लागू किया जा रहा है दोस्तों तो बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि 125 करोड़ लोगों के नाम ऐड कर दिए गए। अगर आप भी मानते हैं कि अचानक से इस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेता का चुनाव आयोग के सीईओ यानी मुख्य चुनाव अधिकारी के पास पहुंच जाना, ये साफ इस बात के संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अब बीएलओ के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रही है। दोस्तों जिस तरीके से एसआईआर करने पर बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और दबाव में कई सारे बीएलओ ने अपनी जान भी दे दी दोस्तों, इसी का बड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि अब बीएलओ की ओर से बड़ी संख्या में लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, जैसा भाजपा ने दावा किया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब ये पूरा एसआईआर बीजेपी और बीएलओ के बीच में टक्कर जैसा बनता जा रहा है, जहां पर बीजेपी के लोग बीएलओ के खिलाफ उल्टा बोल रहे हैं और अब बीएलओ पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने टीएमसी को फायदा पहुंचाने का काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों 1 करोड़ 25 लाख लोगों का नाम एक रात में जोड़ने का यह दावा अब और ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि इस मामले पर विपक्ष के नेताओं के आरोप को सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस की ओर से खंडन किया गया है, जबकि बंगाल बीजेपी के विपक्ष के नेता यानी शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि 17,111 बूथों के बीएलओ पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद 26 से 28 नवंबर के बीच में आईपैक ने इन बीएलओ से ओटीपी लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम दर्ज कर दिए। उन्होंने फाल्टा के एक बीएलओ को अगवा किए जाने का भी जिक्र किया, जो 4 घंटे तक लापता रहे और बाद में लौटे तो उन्हें वीडियो जारी किया। इसके अलावा उन्होंने तत्काल प्रभाव से विजय भारती और पूर्व वर्धमान जिला के मजिस्ट्रेट आयशा रानी ए को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हुई सभी गड़बड़ियों की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से होनी चाहिए। यानी अब बीजेपी के नेता जांच की मांग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब भाजपा वालों को ना तो बीएलओ पर विश्वास रहा, ना स्थानीय प्रशासन डीएम वगैरह पर विश्वास रहा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग जिस बिहार में एसआईआर को लेकर धुन गा रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है और विपक्ष के लोग एसआईआर को लेकर जबरदस्ती का भ्रम फैला रहे हैं, आज भाजपा के लोग जब बंगाल में देख रहे हैं कि उनकी एक नहीं चल रही तो उसके बाद अब उनकी ओर से इस तरीके का रोना रोया जा रहा है। इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार की अस्थिरता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे दोस्तों। यानी जिस तरीके से गोदी मीडिया के अंदर दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में खींचतान जारी है और मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर ये बवाल जारी है और आने वाले दिनों के अंदर ये बवाल और बड़ा बवंडर बन सकता है और कर्नाटका के अंदर एक बार फिर से उस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और कांग्रेस पार्टी को तोड़कर डीके शिव कुमार खुद की एक नई पार्टी बना सकते हैं, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इस तरीके की नई तरीके की कहानियां चल रही थी दोस्तों। ये सारी की सारी बातें फालतू की बातें और कहानियां ही
की है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सिद्धरमैया की ओर से डीके शिव कुमार को लंच पर डीके शिव कुमार को घर पर बुलाया जाता है दोस्तों, जहां पर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार आपस में आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं और पता करते हैं, बताते हैं कि कैसे आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटक के विकास कार्यों के लिए आगे बढ़ना है। फिर डीके शिव कुमार जब बाहर निकलते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि पार्टी आलाकमान ने जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ में वो डंके की चोट पर खड़े हैं। इसके बाद दोस्तों डीके शिव कुमार की ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई। डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि मैं और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी लगातार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और मैंने फैसला लिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को कल, यानी वो आज की बात कर रहे थे दोस्तों की, मैं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहा हूं। यानी एक बार फिर से सुबह के नाश्ते के टाइम में जोरदार तरीके से फिर से चर्चा होगी दोनों नेताओं के बीच में दोस्तों। कुल मिलाकर जो भी आपस में विवाद है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। और इससे पहले उन्होंने साफ तौर पर डीके शिव कुमार ने कहा था कि दिल्ली में जो उनके विधायक गए थे, उनके समर्थक विधायक गए थे, वो केवल इस बात की चर्चा करने के लिए गए थे कि मंत्रिमंडल में किस तरीके का स्वरूप होगा। और वैसे भी कोई 50-60 इस टाइप के विधायक नहीं गए थे, केवल 5-6-7 विधायक गए थे दोस्तों, जिसे बीजेपी की मीडिया की ओर से जिस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से दर्शाने की कोशिश की गई, वैसा बताया गया जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जोरदार तरीके का बवाल जारी है। लेकिन डीके शिव कुमार अब सिद्धरमैया से आज फिर मुलाकात करने जा रहे हैं, तो अब कैमरा वालों को एक बार फिर से मौका देना चाहिए दोनों नेताओं की एक साथ बैठी हुई तस्वीर शेयर करने का, और गोदी मीडिया के अंदर भी ये तस्वीर शेयर की जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि भ्रम के सिवा मीडिया की ओर से कुछ और प्रदर्शित नहीं किया जाता तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें देश भर के तकरीबन 12 राज्यों के अंदर एसआईआर लगातार जारी है दोस्तों। यानी एक बिहार के अंदर पहले एसआईआर संपन्न हुआ, उसके बाद अलग अलग 12 राज्य जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, उन सभी जगह पर एसआईआर किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है कि केवल 1-2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर चुनाव होने वाला है, बाकी तो सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर दूर दूर तक अभी चुनाव नहीं है। तो आखिर एसआईआर इतनी जल्दी कराने की जरूरत क्या है? यानी 4 दिसंबर का जो टाइमलाइन रखा गया था, जो डेडलाइन रखा गया था, जो समय सीमा रखी गई थी, ऐसा क्यों रखा गया था? 12 राज्यों के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने अब आखिरकार विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कुछ हद तक तो कदम उठाया है दोस्तों। चुनाव आयोग ने 7 दिनों की सीमा बढ़ा दी है, यानी 4 तारीख को पहले एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने जा रही थी, इसको बढ़ाकर 11 तारीख कर दी गई है। 7 और दिन का टाइम दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं उन राज्यों के अंदर जो खासकर बड़े राज्य है वहां पर बीएलओ को काम करने में थोड़ी सहूलियत होगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर दबाव है और जिस तरीके से कई सारे लोगों के जान देने की खबर सामने आ रही है, मामला काफी गंभीर है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर फिर से एक नई तरीके की योजना बनाई गई है कि लोगों की जासूसी की जाए। कुछ एक ऐसा ही मामला सामने आया है दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी भारत सरकार के टेलीकॉम मिनिस्ट्री की ओर से एक आदेश की तैयारी चल रही है दोस्तों। आपको बता दें कि इस आदेश में देश के निजता का उल्लंघन करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। केसी वेणुगोपाल की ओर से उस आदेश का प्रचंड तरीके से विरोध किया गया है दोस्तों, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी दूरसंचार विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। ये आदेश नवंबर 2025 का है दोस्तों। इसमें डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश जारी किया गया है टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल 2024 के अंतर्गत, और कहा गया है कि जितनी भी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है उन सभी को एक संचार साथी ऐप मोबाइल के अंदर पहले से ही डालकर रखना पड़ेगा, यानी एक ऐसा ऐप बनाकर रखना पड़ेगा जिसे फोन से डिलीट नहीं किया जा सकता। और संचार साथी ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन से होने वाली कई सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है दोस्तों। यानी एक तरीके का ये औजार है जासूसी करने का, ऐसा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि ये ऐप जो मोबाइल फोन के अंदर डालने के लिए बोला जा रहा है, जिसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, ये साफ तौर पर एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से खुलेआम नागरिकों की जासूसी करने की बड़ी कोशिश की जा रही है और इसका प्रचंड तरीके से विरोध किया जाएगा। संचार साथी ऐप के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार संसद के अंदर हंगामा करता रहा। विपक्ष ने कहा कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हमें एसआईआर पर चर्चा करनी है। राज्यसभा के अंदर विपक्ष ने इस मुद्दे पर वॉकआउट करना शुरू कर दिया दोस्तों। सरकार ने कहा कि वो एसआईआर पर चर्चा कराने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती। यानी वंदे मातरम पर डिस्कशन कराने के लिए तकरीबन 10 घंटे का टाइम रखा गया है दोस्तों। यानी वंदे मातरम पर क्या चर्चा होगी 10 घंटे में, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी ओर देश में वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो एसआईआर का मुद्दा है, लेकिन उस पर चर्चा कराने के लिए टाइम देने से बीजेपी की सरकार हिचकिचा रही है। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, वो कहते हैं कि हम टाइम को लेकर अभी एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते कि कितना टाइम दिया जाएगा एसआईआर को लेकर, और एक निश्चित टाइम भी फिक्स नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि वंदे मातरम पर 10 घंटे अगर केवल चर्चा करवाई जा सकती है तो एसआईआर पर बहस कराने के लिए कम से कम 5 घंटे भी क्यों नहीं निकाले जा रहे। ये तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता को दिखाता है, जहां पर एक और वो वंदे मातरम
क्रम पर इतिहास पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वर्तमान के जो मुद्दे हैं, जो अभी के मुद्दे हैं, एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे हैं जहां पर लोगों को अपने वोट देने के अधिकार से कई जगह पर वंचित भी होना पड़ रहा है बिना डॉक्यूमेंट होने के कारण, और 100 तरीके की समस्याएं हैं, उन पर चर्चा करने की जगह असली मुद्दों से इतर कहीं और भटकते हुए चर्चा कराने की जो तैयारी चल रही है उस पर बीजेपी वालों को घेरा जा रहा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि संसद के अंदर सत्र के दौरान सबसे बड़ी चर्चा अगर कहीं होगी तो एसआईआर के ऊपर होगी और विपक्ष की मांग एकदम जायज है और जल्द से जल्द इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दोस्तों उन्होंने कहा कि 11 वर्षों से सरकार लगातार संसदीय मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे ने प्रधानमंत्री पर भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाए। खड़गे ने दावा किया कि अकेले पिछले मानसून सत्र के दौरान कम से कम 12 बिल जल्दीबाजी में पेश किए गए, इनमें से कुछ 15 मिनट से भी कम समय और कुछ बिना किसी चर्चा के पास किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विवादास्पद कानून जैसे कृषि कानून, जीएसटी, इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड संसद के अंदर पेश किया गया और उसे पारित कर दिया गया। 5-5 मिनट के अंदर ये लोग कानून पास करते हैं और उसके बाद विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष कार्रवाई नहीं होने दे रहा। जब एसआईआर पर चर्चा नहीं की जाएगी तो विपक्ष कैसे चर्चा में शामिल हो सकता है? विपक्ष तो बहिष्कार ही कर सकता है। विपक्ष के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है। ऐसे में दोस्तों अगर चर्चा कराना चाहती है बीजेपी की सरकार तो उनको विपक्ष की बातें भी माननी पड़ेगी, और क्योंकि सदन की कार्रवाई को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। संसदीय कार्य मंत्री इसीलिए होते हैं कि वे सभी पक्षों के लोगों से बातचीत करे और माहौल को हमेशा से ऐसा रखे जहां पर आपस में बातचीत हो सके। लेकिन सदन के अंदर जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष आवाज उठा रहा है और जोर शोर से चर्चा कराने की मांग कर रहा है और बीजेपी के लोग अड़े हुए हैं कि वो चर्चा नहीं कराना चाहते अभी, तो कहीं ना कहीं ये विवाद और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि विवाद इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है, लगातार आगे बढ़ेगा, तो देखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा की ओर से एक बड़ी जानकारी साझा की गई है। दोस्तों वो कहते हैं कि खबर सुनी कि आप लोगों ने अपने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वैश्विक स्तर पर चुनाव से जुड़े लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रबंधनों को यानी मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए काम कर रही संस्थान इंटरनेशनल IEDA यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेश कुमार ऐसा सम्मान पाने वाले देश के पहले चुनाव आयुक्त बने हैं। देश में तरह तरह के आरोप भले लग रहे हो, दुनिया में चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन ये सम्मान दिया गया है। क्या आप इसे एक सम्मान समझते हैं? दोस्तों या मानते हैं कि ये जो लिख रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को ऐसा सम्मान मिला है और दुनिया के लोग लोहा मान रहे हैं, ये अपने आप में एक तरीके का व्यंग है, यानी एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इशारों में प्रभाकर निशाना साध रहे हैं? तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके के आरोप पूरे चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर लग रहे हैं दोस्तों, एसआईआर के बीच में चुनाव आयोग के काम करने के तरीके को लेकर भी सवाल उठा है, तो कहीं ना कहीं इस अवार्ड पर एक तरीके का तंज है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी की केंद्र सरकार जो संचार साथी ऐप लेकर आने वाली है दोस्तों, उसे लेकर कई सारी डिटेल में जानकारियां सामने आने लगी है। आपको बता दें कि तहसीन पुणेवाला की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि ये जो ऐप सभी मोबाइल फोन के अंदर पहले से ही डाले जाना तय किया गया है और उसको बाद में हटाया भी नहीं जा सकता। एक तरीके से इनबिल्ट ये ऐप बनाया जाएगा दोस्तों। तो इस ऐप के बारे में और भी कई सारी जानकारियां इकट्ठा की गई, तो पता चला कि इसमें पहले तो कैमरा का एक्सेस लिया जाएगा, फिर कॉल लॉग्स के भी इंफॉर्मेशन लिए जाएंगे, टेलीफोन का भी एक्सेस प्राप्त किया जाएगा, यानी फोन से जुड़े हुए चीजों को पढ़ा लिखा जाएगा, उसे पहचाना जाएगा। ऐसा ही SMS यानी लोगों का जो मैसेज होता है दोस्तों वो भी ये पढ़ सकता है और इसी के साथ में मैसेज भेज भी सकता है। इसी के साथ में जो लोगों के फोन में कई सारी पर्सनल चीजें होती है, चाहे उनका वीडियो हो या फिर उनका फोटोज हो या इस तरीके की चीजें हो दोस्तों, उसे भी ये ऐप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, यानी उसे बदल सकता है और यहाँ तक कि डिलीट किया जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों और भी कई तरीके के परमिशन इस ऐप को चाहिए, यानी एक तरीके से कहे तो इस ऐप के माध्यम से फोन के अंदर कहीं ना कहीं ये ऐप काफी कुछ बदल सकता है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि काफी गंभीर मामला है तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार बताए जाने वाले सुशांत सिन्हा की ओर से एक बड़ी बात कही गई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर बीएलओ की मौत की जो खबर आ रही है वो चिंता का विषय है। आश्चर्य की बात यह है कि बंगाल में तो अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एक बार फिर से एसआईआर बंगाल में तेजी से कराने का तो औचित्य समझ में आता भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में तो 2027 में चुनाव है, तो इतनी हड़बड़ी में इस तरीके से एसआईआर कराने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? कई और राज्य ऐसे हैं जहां पर इसी तरीके की परिस्थितियां हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सवाल एकदम सही उठाया गया है कि एसआईआर
SIR अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग तरीके से होना चाहिए, अलग अलग टाइमलाइन होना चाहिए। यानी जहां पर विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं वहां पर 2 से 3 महीने के अंदर SIR को निपटाना चाहिए, जबकि अन्य जो राज्य है दोस्तों जहां पर इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में नहीं है वहां पर BLO के ऊपर अतिरिक्त दबाव डालने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए कम से कम 5 से 6-7 महीने का टाइम देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे लोग अपना डॉक्यूमेंट भी जमा करवाए और वेरीफाई होता चले और लोग आराम से SIR में अपना नाम शामिल करवा ले। वरना इस तरीके का माहौल बन जाएगा कि कहीं ना कहीं अफरा तफरी वाली स्थिति जो आजकल देखने को भी मिल रही है दोस्तों। कई सारे BLO इस बात से ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं कि उनके ऊपर बार बार अलग अलग तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि दबाव बनाया जाए ताकि वो अपना काम करे, और कई तरीके की डिमांड भी BLO के साथ की जा रही है दोस्तों। यानी ऐसा कहिए कि ओवर टाइम करना पड़ रहा है सभी BLO को, ताकि पहले 4 तारीख का डेडलाइन था तब तक काम पूरा करना था, अब 4 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। तब भी वो काफी नजदीकी टाइम है, 7 दिन और अतिरिक्त दिए गए हैं, लेकिन ये भी काफी कम है। इसीलिए BLO के ऊपर लगातार प्रेशर बनता जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बूथ लेवल के जो अधिकारी है उनको इस तरीके से दबाव में काम नहीं करवाया जा सकता, एकदम तरीका गलत है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कई लोगों की जो जान गई है, इस पर चुनाव आयोग को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। और जो लोग इस तरीके की टाइमलाइन सेट करते हैं कि केवल 1 महीने के अंदर SIR करवाया जाएगा और ये डेडलाइन है, तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस तरीके की टाइमिंग रखना कि केवल 1 महीने के अंदर ये होगा और इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं इससे ही स्थिति खराब होती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनता दल यूनाइटेड की महिला विधायक विभा देवी भी आजकल चर्चा का विषय बन गई है दोस्तों। शपथ पत्र भी सही से नहीं पढ़ पा रही है, उन्हें लेकर अब सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो सामने आया तो अब उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार के अंदर विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अलग अलग विधायकों से शपथ दिलवाए जा रहे थे दोस्तों। लेकिन जब शपथ लेने के लिए जनता दल यूनाइटेड की महिला विधायक विभा देवी पहुंचती है तो विभा देवी सही से अपना शपथ भी नहीं पढ़ पाती दोस्तों। और एक होता है शपथ में 1-2 गलतियां करना, वो तो ये भी नहीं पढ़ पा रही है कि कर्तव्यों का पालन लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, और एकदम उल्टा सीधा कुछ भी शपथ ले रही है दोस्तों। ऐसे में अगर विपक्ष के किसी सांसद ने एक गलती कर दी होती किसी शब्द को लेकर, अक्षुण्ण की जगह कुछ और बोल दिया होता, तो उस पर स्पीकर टोक देते और एक तरीके से मीडिया वाले माहौल बना देते कि पढ़ा लिखा विधायक नहीं है, पढ़ना नहीं आता, हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहा, हिंदी भाषी राज्य के अंदर, और इस तरीके के माहौल बनाए गए होते दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जिसे टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार रही है, ऐसी JDU की महिला विधायक विभा देवी जो जीत कर भी आई है दोस्तों SIR प्लस 10,000 की वजह से, आज उनसे अपना शपथ भी नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से शपथ वो ले रही थी, जहां पर कुछ पता ही नहीं चल रहा था ये पढ़ रही है या फिर शपथ ग्रहण समारोह में मजाक कर रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस तरीके के नेताओं को जनता ने चुन लिया और केवल एक ही कारण है, आप लोग जानते हैं वो कारण क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जहां पर बीजेपी की विधायक आदिति सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान एक टिप्पणी की दोस्तों। वो कहती है कि वे सफेद मांस भी खाती हैं और लाल मांस भी खाती है। लाल मांस किस जानवर का होता है आप सभी लोग जानते हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता का जब मन करता है वो इस तरीके के बयान दे देते हैं। अगर कोई दूसरा विधायक विपक्ष की पार्टी का ऐसा बयान दे देता कि वो रेड मीट और व्हाइट मीट दोनों खाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि किस तरीके का ये लोग विवाद खड़ा कर देते दोस्तों। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की विधायक खुलकर बोल रही है तो इस पर अभी कोई चर्चा नहीं चल रही। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR को लोगों के लिए मुसीबत का सबब करार देते हुए निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश में ये कवायद पूरी करने की अवधि कम से कम 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की है दोस्तों। अखिलेश यादव ने रविवार को एक बयान में कहा कि SIR लोगों के लिए मुसीबत का एक सबक बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर 1 महीने के भीतर लगभग 16 करोड़ मतदाताओं की गणना और सत्यापन संभव नहीं है। बूथ स्तरीय अधिकारी BLO पर काम का अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है, जिसका असर उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने SIR का समय 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया। कोई अपेक्षित काम नहीं किया, लेकिन हम लोग जो मांग कर रहे थे वो ये कि समय अवधि जो होनी चाहिए यानी जो टाइमलाइन होना चाहिए पूरा कार्यक्रम करवाने का वो 3 महीने बढ़ाया जाना चाहिए कम से कम, तभी जाकर ये SIR आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। वरना अफरा तफरी जैसी स्थिति है, BLO के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर है। अखिलेश यादव BLO के हक की बात कर रहे हैं, जनता की हक की बात कर रहे हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके स्थानीय स्तर पर जो BLO है उन्हें या तो पता नहीं है कि किस तरीके से काम किया जाता है, या तो उनकी खुद की ट्रेनिंग नहीं है, या फिर जो लोग हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट देना है SIR करवाने के लिए। और कई जगह पर तो BLO कहीं पर टेबल लगाकर बैठे हुए हैं, कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। और कई जगह पर BLO घर घर जाकर लोगों से फॉर्म इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो घर से फॉर्म इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई कहीं गया होता है, कोई कहीं गया होता है। और डॉक्यूमेंट अगर मांगा जाए तो इतनी जल्दी लोग डॉक्यूमेंट दे नहीं पाते। जिस तरीके के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल है लोगों के लिए ढूंढना दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर मंजूरी दी थी कोर्ट ने, जिससे बाद में जो 12 अन्य राज्यों के अंदर SIR हो रहा है उसमें अलाउ नहीं किया गया है। जो अपडेट है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव एकदम सही बोल रहे हैं, अखिलेश यादव की बात पर ध्यान देना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक के घर पर खड़े 4 वाहनों में सोमवार को आग लगने की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस ने कहा है कि ये घटना चिरायू कीझू इलाके के अनाथला वट्टम के बाबू 58 साल के निवासी जिनके घर पर हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। पुलिस के द्वारा जो FIR दर्ज की गई है उसके अनुसार बीजेपी के समर्थक के घर के बाहर खड़े एक ऑटो रिक्शा, 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटर को अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी, जिससे जलकर पूरी तरीके से ये जितने भी वाहन थे वो खाक हो गए। हेलमेट और जैकेट पहने दिखे संदिग्ध अब इस मामले पर जांच पड़ताल के भी आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, जांच पड़ताल किस तरीके की होगी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि अब केरला के अंदर भी 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले, तो इस तरीके की हरकतें कहीं ना कहीं एक गंभीर सवालों का पुलिंदा हम सबके सामने लेकर आता है। दोस्तों, इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी ने सभी विधायकों को बिहार विधानसभा सत्र के दौरान वोट चोरी का मुद्दा तेजी से उठाने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार के नेता पार्टी के आंतरिक कलेश को लेकर, कलह को लेकर, टिकट बंटवारे में देरी और चुनाव के कई और कारण गिनवा रहे हैं हार का। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए पार्टी के लोगों को आदेश दिया है। जो 6 जीते हुए विधायक है उनका काम है कि वो विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जो 14 तारीख को एक रैली भी करने जा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में, ये भी काफी जरूरी है, तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर तो कैसे चुनाव जीता ये सबको पता है। दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल की अंदर रुख कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी की नीति नजर आ रही है उसके अनुसार ममता के गढ़ में राहुल गांधी दूरी बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ज्यादा मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगी। कारण यह है कि ममता बनर्जी को झटका लग सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े तो वोट विभाजित होंगे, तो फायदा ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को होगा। और बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चुनाव लड़े। हालांकि ममता बनर्जी के सम्मान में कांग्रेस पार्टी यहां पर ज्यादा मजबूत चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं पीछे हटेगी। दोस्तों, ऐसा नजर भी आ रहा है। राहुल गांधी भी खुद नहीं जाएंगे, बंगाल में ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, ये भी अपडेट आ गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत, जैसे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।